Hello, Namaste, welcome or welcome back to the amazing platform of Physics Wala. I'm your very own Samapti ma'am, and today I am back again in Vardhan series with a wonderful Vardhan to all of you, and that is regarding the enzyme inhibition. And this is a very confusing topic again. मैं सारे confusing topics आपके लिए लेके आ रही हूँ जो आपको बहुत confusing लगता है, and this is a topic given in the biomolecules chapter. और बायोमोलिक्यूल्स में आपने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा होगा, लिपिड्स पढ़ा होगा, एंड देन यू मस्ट हैव रेड अबाउट एंजाइम्स. एंजाइम्स में आपने एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं और बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. और सबसे जो मजेदार आपने पढ़ा होगा कि इनहिबिटर्स की प्रेजेंस एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है. तो आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए इनहिबिशन की कहानी. ठीक है, इनहिबिशन की कहानी पढ़ने वाले हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इनहिबिशन. लेकिन यार, जैसे कि हम पहले ब्लैंक स्लाइड में हिस्ट्री से शुरू करते हैं, थोड़ा सा इनहिबिटर समझने से पहले आपको ये मैं थोड़ा सा याद दिलवा देती हूँ कि आपने कुछ केएम नाम की चीज सुनी होगी, Vmax by 2, ऐसा कुछ सुना होगा, ग्राफ सुने होंगे. ठीक है, एक चीज और बताती हूँ कि तुम लोग क्या करते हो यार, इनहिबिटर्स में ना तुम रट लेते हो चीजों को कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो उसमें Vmax ऐसा रहेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव है तो उसमें केएम वैल्यू ये हो जाएगी. और फिर क्या होता क्या है ना कि जब आप चीजों को बिना समझे से रट के उगल देते हैं तो एट टाइम्स गलती हो जाती है. लेकिन देखो, अगर किसी कंसेप्ट को समझोगे ना, अल्टीमेटली आप याद रख लेना, नो प्रॉब्लम, आप याद रख लेना कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में अल्टीमेटली क्या होता है. बट समझ के जो बंदा पढ़ता है ना यार, वो एग्जाम में भले ही 15 सेकंड ज्यादा लेगा सॉल्व करने के लिए, बट एक्यूरेसी, और आपको एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना है. ठीक है, व्हेन आई एम हियर तो आई एम गोइंग टू टेल यू दी एक्यूरेसी ओनली. ठीक है, रटने वाली चीजें मैं नहीं बताऊंगी, हमेशा यही बताऊंगी कि कैसे समझ के टॉपिक को पढ़ सकते हो. चलो, आपको मैं एक ग्राफ याद दिलाती हूँ जहां आपने पढ़ा होगा. सीधे उसी ग्राफ से शुरू करते हैं. यू मस्ट हैव रेड कि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों बिटवीन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन वेलोसिटी. थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है कुछ. रिएक्शन वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है. अच्छा, इसको और थोड़ा याद दिलाने के लिए चलो एक चीज बनाते हैं. ये जो मैंने साइन बनाया है ना, ये मैंने बनाया है एंजाइम के लिए. आप सबको पता है एंजाइम्स के पास कुछ साइट्स होती है जिन्हें बोलते हैं एक्टिव साइट्स. उन एक्टिव साइट्स के साथ में सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, ये भी आपको पता है, राइट. अब देखो, ये एंजाइम बनाया मैंने. अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इस एंजाइम के साथ में ये पिंक कलर का क्या है, ये एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट उसके एक्टिव साइट पे बाइंड हुआ, क्या रिएक्शन वेलोसिटी बढ़नी चाहिए? बोलोगे यस मैम, एब्सोल्युटली रिएक्शन रेट बढ़ेगी. तो देखो, रिएक्शन रेट बढ़ रही है. अब इसी के साथ आके दूसरा सबस्ट्रेट भी बाइंड हो गया, क्या रिएक्शन रेट बढ़ेगी? यू विल से यस मैम, रिएक्शन रेट बढ़ेगी. तीसरा सबस्ट्रेट आके इसके साथ बाइंड हो गया तो रिएक्शन रेट बढ़ेगी, एब्सोल्युटली बढ़ेगी. चौथा आके बाइंड हो गया, रिएक्शन रेट बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी. तो यहां तक की रिएक्शन अगर मैं ग्राफ में दिखाना चाहूं तो ये देखो, रिएक्शन रेट बढ़ रही है. ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब रिएक्शन फर्दर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ही नहीं. यार अब देखो, इस बेचारे एंजाइम की चारों एक्टिव साइट्स तुमने ऑक्यूपाई कर दी सबस्ट्रेट के साथ में. तो अब भाई जितना मर्जी सबस्ट्रेट ले आओ, जितना मर्जी सबस्ट्रेट ऐड करो और सबस्ट्रेट ले आओ और सबस्ट्रेट ले आओ, क्या अब रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ेगी? नॉट एट ऑल. रिएक्शन वेलोसिटी तब तक बढ़ेगी जब तक एंजाइम्स के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई नहीं होते हैं. लेकिन जब सारे के सारे एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गए, देन यू आर गोइंग टू गेट रिएक्शंस मैक्सिमम वेलोसिटी बच्चों, व्हिच इज वेरी पॉपुलरली रिप्रेजेंटेड एज Vmax. सबको पता है Vmax का मतलब होता है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, लेकिन इस Vmax से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है एक चीज की, जिसके बारे में भी बच्चों ने सुना होगा, बट आई एम प्रिटी श्योर इसमें इतनी गलती करते हो तुम लोग, Vmax by 2. इनफैक्ट मैं अभी तुम्हें समझा दूंगी और फिर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी और 2 सेकंड का टाइम दोगे ना, तो भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि तुम गलत ही आंसर दोगे. ठीक है, अब देखो, मुझे प्रूव करो गलत यार. ठीक है, और ये प्रूव करो कि मैंने बहुत अच्छा समझा दिया तुम्हें. Vmax by 2, अगर मैं कहीं पे बेटा ग्राफ में प्लॉट करती हूँ Vmax, सपोज वो 100 वैल्यू पे प्लॉट करती हूँ, तो मैं हाइपोथेटिकली तो प्लॉट कर सकती हूँ ना कि यार यहाँ पे लेट सपोज ये वाली जो वैल्यू है 50 पे रिएक्शन की Vmax by 2 है. आई कैन से दैट. अब यहाँ से कंसेप्ट ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया ना तो इनहिबिशन समझ में नहीं आएगा. इनहिबिशन पूरा इससे रिलेटेड है.
जहां पे भी मैं रिएक्शन की Vmax/2 प्लॉट करती हूँ, उसे जब मैं x एक्सिस के अगेंस्ट देखती हूँ, so I get a value here and that value is called as Km वैल्यू, जिसे बोलते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। पूरी की पूरी इक्वेशन पढ़ी होगी, क्वेश्चंस भी आपने लगाए होंगे, ये बात सबको पता है कि Km वैल्यू का मतलब है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, राइट। जहां पे Vmax/2 प्लॉट किया, उसे जब मैंने अगेंस्ट x एक्सिस, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया बट इट्स ओके, जब मैं उसे x एक्सिस पे प्लॉट कर रही हूँ तो मुझे Km वैल्यू मिल रही है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ Km का मतलब क्या हुआ, ये मत बोलना कि मैम Km का मतलब माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ये मुझे भी पता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि Km का क्या मतलब हुआ। इसमें मुझे अधिकतर बच्चे आंसर देते कि मैम Km मतलब Vmax/2। कतई गलत, ठीक है, हद से ज्यादा गलत आंसर है। Km का मतलब बेटा Vmax/2 होता ही नहीं है। यार तुम देखो, क्या Km कभी Vmax/2 हो सकती है? Km को मैंने प्लॉट कहाँ किया है? ऑन दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है? एक्स एक्सिस पे मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिया है, यहाँ तो वेलोसिटी मैंने ली ही नहीं है। तो Km की वैल्यू कभी भी गलती से मत बोलना आज के बाद कि Km का मतलब होता है Vmax/2, नॉट एट ऑल। Km का मतलब क्या है? Km किस पे प्लॉट किया गया है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, यानी कि Km का मतलब होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन इसमें और थोड़ा सा तड़का है। कौन सा तड़का है? Km उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर होती है, Km उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर होती है जब आपको रिएक्शन की Vmax/2 मिलती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट Km इज दैट वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रिएक्शंस वेलोसिटी इज Vmax/2। ये फंडा हमेशा याद रखना, नेवर एवर गलती से भी यू शुड नॉट से दैट, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी मिक्स हो गई, कभी ये मत बोलना कि Km का मतलब होता है Vmax/2 बच्चों, नहीं। Km वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जब आपको रिएक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ मिलती है। यहां तक समझ में आई? अब देखो एक चीज और, इससे एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ये Km वैल्यू आपको एफिनिटी बताती है एंजाइम की, कि एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा है या एंजाइम की एफिनिटी कम है। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ दिस Km वैल्यू। आप पूछो कैसे मैम, हाउ, सो मैम विल टेल यू हाउ। देखो, लेट्स सपोज देयर इज एंजाइम 1 एंड देयर इज एंजाइम 2। पहले एंजाइम की मैम तुम्हें बताती है Km वैल्यू है ज्यादा, दूसरे एंजाइम की मैम तुम्हें बताती है Km वैल्यू है कम। ये दो एंजाइम है। मैम ने तुम्हें बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है। अब बच्चों अगर तुम समझ गए हो ना तो यार गलत आंसर मत देना, मैं 2 सेकंड का तुम्हें टाइम दूंगी क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है। तुम सोच के बताना मुझे, एंजाइम 1 जिसकी Km वैल्यू ज्यादा है, क्या वो एक अच्छा एंजाइम है, या एंजाइम 2 जिसकी Km वैल्यू कम है वो ज्यादा अच्छा एंजाइम है? कैसे बताओगे? टेक 30 सेकंड टाइम, ठीक है। तब तक मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। चलो जल्दी से सोच के बताओ कौन सा अच्छा एंजाइम, Km वैल्यू ज्यादा कि Km वैल्यू कम? अब मैं देती हूँ यार आंसर। देखो, जिसकी Km वैल्यू ज्यादा होगी, अगर एंजाइम 1 की Km वैल्यू ज्यादा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ Km का मतलब था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, Km वाज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर Km वैल्यू ज्यादा है बच्चों तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा कि नहीं, राइट? अगर Km वैल्यू कम है बच्चों तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी कम होगा कि नहीं? ये तो बिल्कुल साफ सीधा दिख रहा है मुझे। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ जिसकी Km वैल्यू ज्यादा थी यानी कि उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी ज्यादा, जिसकी Km वैल्यू कम थी उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी कम। तो इससे एफिनिटी ऑफ द एंजाइम कैसे पता लग रही है? यार एंजाइम 1 जिसकी Km वैल्यू ज्यादा, उसने ज्यादा सबस्ट्रेट यूज किया। एंजाइम 2 जिसकी Km वैल्यू कम, उसने कम सबस्ट्रेट यूज किया। लेकिन रिएक्शन की वेलोसिटी दोनों कंडीशन में कितनी मिली आपको? इन दोनों ही कंडीशन में रिएक्शन की वेलोसिटी तो आपको हमेशा Vmax/2 ही मिलती है। एक एंजाइम बेटा, क्योंकि Km तो उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर होता है ना जब आपको रिएक्शन की वेलोसिटी Vmax/2 मिलती है। एक एंजाइम जिसने ज्यादा सबस्ट्रेट यूज करके Vmax/2 तक पहुंचाया, एक एंजाइम जिसने कम सबस्ट्रेट यूज करके Vmax/2 पहुंचाया। अच्छा एंजाइम कौन? जो कम सबस्ट्रेट पे भी उतनी ही वेलोसिटी आपको दे रहा है, यानी एंजाइम 2 इज अ बेटर एंजाइम बिकॉज इट यूजेस लेस
substrate to reach the same velocity Vmax by 2. Hence, you can say that Km is inversely proportional to affinity of the enzyme. जिसकी Km वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी एफिनिटी उतनी ही कम. Km वैल्यू कम तो एफिनिटी ज्यादा. समझ में आ गया बात? जिसको ये समझ में नहीं आई होगी ना वो दोबारा से इसको सुनना, फिर ही आप इनहिबिशन में आना. अब देखो इनहिबिशन का भी ना बेसिक्स किसी को क्लियर नहीं होता है कि एक्चुअल में हम इनहिबिशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अगर मैं एक्चुअल में आपको बोलूं कि यार जितनी भी आप इनहिबिशंस पढ़ते हैं उसको आप ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा एक चीज और, whenever we talk about enzyme inhibition, always remember that inhibitors जो होते हैं वो रिएक्शन रेट को हमेशा स्लो डाउन करेंगे. नाम ही है ना इनहिबिटर्स, इनहिबिट करना. कभी ये मत बोलना गलती से भी कि इनहिबिटर्स के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी ही नहीं. ऐसा नहीं होता है. इनहिबिटर्स विल ऑलवेज स्लो डाउन द रिएक्शन. नाउ डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इनहिबिटर है और वो कैसा रिएक्शन दे रहा है. अगर मैं इनहिबिटर्स को ब्रॉडली, इनहिबिशन को ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहूं तो बच्चों मैं क्लासिफाई कर सकती हूं इसे इनटू नॉन एलोस्टेरिक काइंड ऑफ इनहिबिशन. नॉन एलोस्टेरिक इनहिबिशन, दिस इज नंबर 1, एंड नंबर 2 एलोस्टेरिक इनहिबिशन. अब तो मुझे बोलोगे कि मैम हमने तो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़ा है, हमने ऐसा नाम तो नहीं सुना है. ऐसा नाम तुमने सुना है. देखो अभी मैं तुम्हें याद भी दिला देती हूँ तुमने कहाँ सुना है. यार देखो एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स होती हैं, सबस्ट्रेट उसके एक्टिव साइट के साथ में बाइंड करता है. राइट, सबको पता है ये. अगर मैं ऐसा इनहिबिटर ले आऊं, आपने एंजाइम की लॉक इन की हाइपोथेसिस पढ़ी है, इंड्यूस्ड फेज हाइपोथेसिस, ये दो हाइपोथेसिस सबने पढ़ी होगी. लॉक इन की तो सुना ही होगा कि जैसे लॉक, ताला और चाबी एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, वैसे ही एंजाइम्स और सबस्ट्रेट भी आपस में फिट हो जाते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट की शक्ल बिल्कुल वैसे ही दिखती है जो एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए बनी होती है. राइट. नाउ व्हेनेवर आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ इनहिबिटर, और वो इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पे ही बाइंड होता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सबस्ट्रेट, आई एम टॉकिंग अबाउट इनहिबिटर्स. ठीक है. मैं इनहिबिशन की बात कर रही हूँ. इनहिबिशन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है. ठीक है, कोई बात नहीं, HI में मिस हो गया, वो लगा लेना. अगर मैं इनहिबिटर्स की बात करूं और ऐसा इनहिबिटर ले आऊं जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे ही बाइंड करेगा तो वो कहलाता है नॉन एलोस्टेरिक. देखो मैं आगे जब अभी पढ़ाऊंगी ना तो ये और क्लियर होगा तुम्हें. अभी सिर्फ ये याद रखो कि नॉन एलोस्टेरिक का मतलब है जो इनहिबिटर में लेके आई वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे ही बाइंड करेगा. बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ठीक, इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा. लेकिन जब मैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलती हूं बच्चों, whenever I will be talking about allosteric inhibition, in this case inhibitors will bind, देखो first let me write, will bind to any site, to any site other than active site, other than active site. इनहिबिटर्स अगर एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे तो वो होता है नॉन एलोस्टेरिक टाइप ऑफ इनहिबिशन. लेकिन एलोस्टेरिक इनहिबिशन वो इनहिबिशन होता है जहां इनहिबिटर्स एक्टिव साइट को छोड़ के बाकी कहीं पे भी बैठ जाते हैं. कहीं पे भी वो बाइंड करेंगे पर एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेंगे. और इनफैक्ट तुम्हें पता है वो सारी साइट्स जो एक्टिव साइट के अलावा होती हैं, all other sites other than active sites are called as allosteric sites. उन्हीं साइट्स को हम एलोस्टेरिक साइट्स भी बोलते हैं जहां एलोस्टेरिक इनहिबिशन होता है. और डिटेल में समझ में आएगा जब मैं कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी. अब यहीं पे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एलोस्टेरिक जो इनहिबिशन है इसके दो टाइप्स हैं. एक आप पढ़ोगे नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन, non-competitive inhibition, and one you are going to read about feedback mechanism or feedback inhibition. And in the non-allosteric type of inhibitors you are going to read about competitive inhibition. आपकी एनसीईआरटी में कॉम्पिटिटिव को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट क्योंकि इनहिबिशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है दैट्स व्हाई बच्चों यू मस्ट रीड अबाउट ऑल दी थ्री टाइप्स. ठीक है. नाउ वन बाय वन लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिशन. ठीक है, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों. ठीक है, तो पिक्चर में आओ और पिक्चर को समझने के लिए थोड़ा ट्रेलर अच्छे से पढ़ लेना तभी पिक्चर समझ में आएगी. अब देखो
बात किसकी कर रहे हैं हम? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। नॉन एलोस्टेरिक है कि एलोस्टेरिक है? एलोस्टेरिक है कि नॉन एलोस्टेरिक है? ये हमेशा नॉन एलोस्टेरिक टाइप ऑफ इनहिबिशन होगा। अब तुम्हें समझ में आएगा कि नॉन एलोस्टेरिक का मतलब मैं क्या समझा रही थी। देखो, मैं सबसे पहले तो बनाती हूं एक एंजाइम। देखो एंजाइम की शक्ल कैसी दिख रही है बच्चों? ऐसे मैंने ई शेप में ही एंजाइम बना दिया। ई लेटर इज रिप्रेजेंटिंग द एंजाइम। दिस इज द एंजाइम। अब एंजाइम का एक सबस्ट्रेट है जिसकी शक्ल ऐसी दिखती है। देखो सबस्ट्रेट की शक्ल कैसी दिख रही है? बिल्कुल ऐसे दिख रही है कि अभी जाके एंजाइम के साथ में फिट हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट की शक्ल अगर ऐसी दिख रही है तो मैंने बोला था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वैसा इनहिबिशन होता है जहां इनहिबिटर भी एक्टिव साइट पे ही बाइंड करेगा। पढ़ लो यहाँ पे, नॉन एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज अ टाइप ऑफ, मैंने एलोस्टेरिक तो नहीं बोला गलती से, नॉन एलोस्टेरिक इनहिबिशन मैंने बताया था कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है जहां इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पे ही बाइंड करेगा। देखो यहाँ सबस्ट्रेट की शक्ल और इनहिबिटर की शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती है बच्चों। इन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स लुक ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि भैया दोनों एक दूसरे के कंपटीशन है। नाम ही देखो ना, इट्स अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अरे यार तुम सारे नीट एस्पायरेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, आईआईटी वालों की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, सिर्फ नीट एस्पायरेंट्स की जो मैं बात कर रही हूँ, सारे तुम लोग आपस में फाइट कर रहे हो, मेरे से तो फाइट कर नहीं रहे हो, ठीक है ना, आपस में कंपीट करो। तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो। क्यों बोलते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम? यार तुम सारे के सारे सेम चीज को पाने के लिए फाइट कर रहे हो, एमबीबीएस की सीट हासिल करनी है, आपस में कंपीट कर रहे हो, मेरे साथ कंपीट नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा टारगेट सेम है। कोई भी दो व्यक्ति आपस में कंपीट तब करते हैं जब दोनों का साइट, बाइंडिंग साइट सेम होता है। तुम सारों का बाइंडिंग साइट है मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राइट? इसीलिए तुम सब आपस में कंपीट करते हो। भाई ये भी सबस्ट्रेट और इनहिबिटर आपस में कंपीट करते हैं क्योंकि दोनों की बाइंडिंग साइट क्या है? सबस्ट्रेट भी एंजाइम की एक्टिव साइट पे फाइट करने के लिए दौड़ रहा है, इनहिबिटर भी एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए दौड़ रहा है। दोनों की बाइंडिंग साइट सेम है, और दोनों की बाइंडिंग साइट जब सेम होती है वो इनहिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। आई एम गोइंग टू टेल यू थ्रू ग्राफ एंड एवरीथिंग कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि इरिवर्सिबल है, कि इसमें कौन सी वैल्यू कैसे हो जाती है। यहां तक समझ में आया बच्चों कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट विल ऑलमोस्ट लुक अलाइक एंड फाइट टू बाइंड ऑन द एक्टिव साइट। नाउ लुक एट द ग्राफ जो हमने बनाया था। सेम ग्राफ मैं वापस से बनाने जा रही हूँ, थोड़ी मेरी हेल्प करो। हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिया था ऑन एक्स एक्सिस, रिएक्शन वेलोसिटी लिया था ऑन वाई एक्सिस, और हमें ऐसा ग्राफ मिला था। और ये वो ग्राफ था जब हमने किसी इनहिबिटर का यूज नहीं किया था और हम कह रहे थे कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां हमें रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां हमें रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाती है और उसके बियॉन्ड रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होता। तो ये हमें मिल गई वी मैक्स, लेकिन ये वी मैक्स तब हमें मिला है जब हमने इनहिबिटर्स का यूज नहीं किया है बच्चों। अभी तक इनहिबिटर यूज नहीं किया है। सेम बेटा, क्योंकि मैंने Vmax यहाँ पे प्लॉट किया है तो आप यहाँ पे समवेयर यू कैन कंसिडर दैट इट इज द Vmax by 2. You can say this is the Vmax by 2. अगेन प्लीज वो ग्राफ याद करने की कोशिश करो। जब मैं Vmax by 2 यहाँ प्लॉट करती हूँ तो मैंने ये भी कहा था कि जब इसे सबस्ट्रेट वाली जगह पे प्लॉट करते हो तो तुम्हें Km वैल्यू मिलती है। ये बिल्कुल वही चीज है सेम जब मैंने किसी इनहिबिटर का यूज नहीं किया, लेकिन अब मैंने क्या किया है? इनहिबिटर का यूज किया है। अब मेरे पास सबस्ट्रेट के साथ साथ में इनहिबिटर्स भी हैं, यानी कि अब क्योंकि इनहिबिटर्स हैं तो बच्चों कुछ इनहिबिटर्स भी तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे, सॉरी एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, और कुछ सबस्ट्रेट भी एंजाइम के साथ में बाइंड करेंगे, जिस वजह से रिएक्शन रेट स्लो होगी। नेवर एवर से दैट रिएक्शन रुक जाएगी, नहीं। एंजाइम कंफ्यूज हो रहा है कि इनहिबिटर है कि सबस्ट्रेट है, तो कुछ इनहिबिटर्स भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जा रहे हैं, कुछ सबस्ट्रेट भी एंजाइम के साथ में बाइंड कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन रेट स्लो हो जाती है। इसीलिए आपको ना ग्राफ थोड़ा सा राइट तरफ शिफ्ट करता हुआ दिखता है। देखो रिएक्शन रेट स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो रही है बच्चों? क्योंकि तुमने इनहिबिटर्स डाले हैं तो एंजाइम कंफ्यूज हो गया। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है,
कौन सी शर्त है बच्चों कि आप वापस से वही वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं जब आपने किसी इनहिबिटर का यूज नहीं किया। आप वापस से वो वेलोसिटी अचीव तब कर सकते हैं, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल तब बना सकते हैं जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज कर दो, इतनी इंक्रीज कर दो, इतनी इंक्रीज कर दो कि इनहिबिटर कहीं छुप जाए और एंजाइम को अब सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट ही नजर आए। Once you increase the substrate concentration बच्चों, while using the inhibitors, तुमने inhibitors का यूज किया था, बट अब तुमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इतना बढ़ा दिया कि भैया अब इस एंजाइम को सिर्फ ये सबस्ट्रेट नजर आ रहा है, जिस वजह से वापस से आप फिर से रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर सकते हैं। यानी कि एक कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन में Vmax always remain same। ये इनहिबिटर की प्रेजेंस में है। देखो मैंने पिंक कलर से आई भी लिख दिया है। आपको बात समझ आ रही है क्यों Vmax आपको फिर से वही मिला? आपको एक कंडीशन पे मिला। कौन सी कंडीशन पे मिला? जब आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया। अगर आपने सबस्ट्रेट नहीं बढ़ाया होता तो आपको वापस से मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं मिलती, लेकिन अगर आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दिया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में तो यू कैन अगेन अचीव द सेम मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड टेल मी वन थिंग, अगर आपके इनहिबिटर्स के प्रेजेंस में Vmax की वैल्यू भी सेम है तो बच्चों Vmax/2 की वैल्यू भी तो सेम होगी। अगर Vmax की वैल्यू सेम है तो Vmax/2 भी तो सेम ही होगा, वैल्यू तो सेम होगी। लेकिन देखो जब मैंने इसे प्लॉट किया एक्स एक्सिस पर तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि इस कंडीशन में Km वैल्यू इनहिबिटर की प्रेजेंस में बढ़ गई। तुम्हें दिख रहा है? समझ में आया? देखो जब तुमने सबस्ट्रेट का, पहले तो रिएक्शन में डिक्रीज हो रही थी, पिंक वाले ग्राफ की बात कर रही हूँ, डिक्रीज हो रही थी, लेकिन जैसे ही तुमने सबस्ट्रेट बढ़ा दिया वापस से तुम्हें Vmax अचीव हो गया। अगर Vmax सेम है तो Vmax/2 भी सेम होगा। जब मैंने इसे प्लॉट किया Vmax/2 को यहाँ और इसे अब मैंने इनहिबिटर वाले ग्राफ के अगेंस्ट एक्स एक्सिस में प्लॉट किया तो तुम्हें क्या दिख रहा है? Km वैल्यू इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में इंक्रीज होती है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ Km क्यों इंक्रीज हुई। पहले मैं कंक्लूजन लिखूं। हमने देखा कि जब तुमने कंडीशन, बेटा याद रखना कंडीशन तब जब मैंने सबस्ट्रेट को बढ़ाया था। जब मैंने सबस्ट्रेट को बढ़ाया तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax is same but Km value increased। यही तुम लास्ट में रट लेते हो। लेकिन एक बात बताओ, Vmax तो सेम तब हुआ था ना, Vmax तो आपने तब अचीव किया था ना जब आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया था। यस और नो? जब सबस्ट्रेट बढ़ाया था तभी तो Vmax आपको वापस से अचीव हुई थी। और तुम्हें याद है Km का मतलब क्या था? Km का मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था कि नहीं? Km was always equal to substrate concentration। हिस्ट्री में जाके देखो। यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई थी कि नहीं? जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया था तभी तो Vmax अचीव हुआ था। जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो Km वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यही तो हमने किया है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया था तभी आपको रिएक्शन की सेम मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हुई थी। तो ऑब्वियसली बात है सबस्ट्रेट बढ़ाया मतलब Km वैल्यू भी बढ़ती है। Is it clear to all of you? So this is the conclusion of the competitive inhibition। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल से एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, तो लेट्स राइट दैट एग्जाम्पल एंड देन विल टेक अप टू दी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने इतना गला फाड़ फाड़ के तुम्हें समझाया। ठीक है, एग्जाम्पल है बच्चों, एक एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेटा मैंने लिख दिया, सक्सी, मैडम की स्पेलिंग भी माशाल्लाह हो रही है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक एंजाइम है। इसका सबस्ट्रेट कौन है? इसका एक्चुअल सबस्ट्रेट है सक्सीनेट, ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक इनहिबिटर डाल दूं जो इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, दैट इज मैलोनेट। मैलोनेट in this case is a competitive inhibitor of
सक्सीनेट। सक्सीनेट भी इस एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए फाइट करता है, मैलोनेट भी इस एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए फाइट करता है, इसीलिए ये इसका एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। जब जब हमें ना रिएक्शन को थोड़ा स्लो करना होता है तब हम ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं, और जैसे ही हमें जितने टाइम के लिए स्लो करना था हमने ऐड कर दिया इनहिबिटर को, और फिर जब हमें वापस से मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करनी है तो हम क्या करेंगे, सक्सीनेट को ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है बच्चों कि आपसे पूछा जाए सीधे, आपको इनहिबिशन बोला ही नहीं, आपको सीधे बोल दिया कि बताओ व्हेन we are going to increase the succinate concentration in the for the enzyme succinate dehydrogenase, can the reaction velocity be again same in presence of the inhibitor malonate? मेरी बात समझ में आई? अगर आपसे सीधे ऐसे पूछ लिया जाए कि जब ये वाली रिएक्शन होती है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज की अपॉन सक्सीनेट, और उस टाइम पे हमने एंजाइम इनहिबिटर यूज किया हुआ है मैलोनेट, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा रिएक्शन देके कि क्या बताओ ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा एग्जाम्पल किसका है, ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का है। और जब आपको ये पता रहेगा कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का है तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल नहीं है। तो मैलोनेट बच्चों इनहिबिटर है, सक्सीनेट सबस्ट्रेट है, और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ठीक है, लेट्स लुक एट दी नॉन कॉम्पिटिटिव। अब मैंने नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या बताया था, क्या ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन होते हैं या नॉन एलोस्टेरिक होते हैं? दीज आर दी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नॉन एलोस्टेरिक इनहिबिशन। नॉन एलोस्टेरिक का मतलब होता है इनहिबिटर कभी भी एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए फाइट नहीं करेगा। अगर एंजाइम की शक्ल ऐसी दिखती है, अगर एंजाइम का मुंह ऐसा दिखता है, तो सबस्ट्रेट का मुंह तो हमेशा ऐसा ही दिखेगा ना, जो हमेशा एंजाइम के साथ में फिट हो जाए। दिस इज सबस्ट्रेट। बट यहाँ पे बच्चों मजे की बात यह है कि भैया दूर दूर तक इनहिबिटर एक्टिव साइट से तो बिल्कुल बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी शक्ल ही अलग है यार। तुम्हें दिख रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हें ये तो दिख रहा होगा कि सबस्ट्रेट इसके एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए फाइट करेगा, बट इनहिबिटर तो नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर है। इट इज नेवर गोइंग टू फाइट टू बाइंड ऑन द एक्टिव साइट, इंस्टेड इट इज गोइंग टू बाइंड ऑन एनी अदर साइट देन दी एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट को छोड़ के कहीं पे भी बाइंड कर जाएगा, और इसीलिए ये इनहिबिटर है, नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर, क्योंकि ये इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है। कंपटीशन तो तब करता ना जब दोनों की बाइंडिंग साइट सेम होती। लेकिन बच्चों एक मजेदार चीज यहाँ होती है। कौन सी मजेदार चीज होती है? जब जब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छी चीज है, जब जब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के साथ में बाइंड करता है ना, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं तुम्हें। ये पहले एंजाइम की शक्ल ऐसी दिख रही थी, अब ये इनहिबिटर आके यहाँ चिपक गया भाई साहब। ये क्या है? इनहिबिटर। अगर इनहिबिटर आके यहाँ पे इसके साथ ऐसे चिपक गए ना, तो अब ये एंजाइम बेचारे ऐसे नहीं दिखेंगे, इनकी शक्ल चेंज हो जाएगी। मतलब है मेरे कहने का, whenever the non-competitive inhibitor bind to the allosteric site of the enzyme, the एंजाइम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाती है, और एंजाइम की शक्ल ही बिगड़ जाती है। एंजाइम की शक्ल ही बिगड़ जाती है, देखो ऐसी हो गई, एंजाइम की शक्ल ही चेंज हो जाती है ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ऐसी वाली शक्ल वाली एंजाइम के साथ में कोई सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, और इसी से आपको समझ में आएगा इसका ग्राफ। बात समझ आई आपको? सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के लिए फाइट करेगा, बट इनहिबिटर जो है यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव वाला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भैया तुम ले जाओ एक्टिव साइट, मैं तो अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करूंगा, जिसे हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, और जैसे ही मैं बाइंड करूंगा तो मैं एंजाइम की शक्ल को ही चेंज कर दूंगा। ये फंडा समझ में आया? अब देखो ग्राफ। सबसे पहले तो हम नॉर्मल वाला ग्राफ बनाएंगे जो हम हमेशा बनाते हैं, कि जब हमने इनहिबिटर्स का यूज नहीं किया था तो हमें ग्राफ कैसा मिल रहा था। जब हमने इनहिबिटर्स का यूज नहीं किया तो हमें ग्राफ ऐसा मिल रहा था बच्चों, right? This was the reaction's maximum velocity. This was the reaction's maximum velocity. If this is the Vmax, then somewhere here was the Vmax by 2. If this is the Vmax by 2, this is the Km value. In absence of inhibitor, ये सबको पता है, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे थे, रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ रही थी at a certain point.
फिक्स हो जाएगी। लेकिन अब तुमने यूज किया नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर, तुमने क्या यूज किया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जैसे इनहिबिटर का यूज करोगे तो एज आई सेड कि रिएक्शन रेट हमेशा रिड्यूस होती है। आई टोल्ड दैट कि जैसे ही हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का यूज, इनहिबिटर्स का यूज करते हैं, रिएक्शन रेट स्लो होती है, पर कभी जीरो नहीं होती। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से ये कंसेप्ट समझना। ब्लू कलर से बनाया जाए, देखो इनहिबिटर का यूज किया, रिएक्शन रेट स्लो हो रही थी। अब तो मुझे एक बात बताओ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में मैंने कहा था, वापस से जाती हूँ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में भी रिएक्शन रेट स्लो हो रही थी, नॉन कॉम्पिटिटिव में भी स्लो हो रही है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि कॉम्पिटिटिव में अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो अब इनहिबिटर कहीं छुप गया, अब एंजाइम सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड करेगा और रिएक्शन आपको वापस से मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अब ये वाला केस देखो, यहाँ पे एक बात बताओ, जैसे ही ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ में बाइंड हुआ था, इसकी शक्ल चेंज हो गई ना। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया अब बढ़ाओ सबस्ट्रेट, बढ़ाते जाओ सबस्ट्रेट, बढ़ाते जाओ सबस्ट्रेट, बढ़ाते जाओ सबस्ट्रेट, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इस एंजाइम के साथ अब कोई रिएक्शन हो पाएगी सबस्ट्रेट की? एब्सोल्युटली नॉट। आप कभी भी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी वापस अचीव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस इनहिबिटर ने एंजाइम की शक्ल ही चेंज कर दी, उसको स्ट्रक्चरली मॉडिफाई कर दिया, जिस वजह से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ऑल्टर्ड एंजाइम के साथ में अब सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं करेगा। आप रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। समझ में आया यहाँ पे क्यों वापस से मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव नहीं कर पाएंगे इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन? बिकॉज the inhibitor has changed the face of the enzyme, and with the changed enzyme face substrate concentration increase करने से भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे हमेशा वेलोसिटी जो मिलती है इनहिबिटर के प्रेजेंस में, वो हमेशा ऊपर वाले से कम ही मिलती है। यहाँ पे जो आपने इनहिबिटर का यूज नहीं किया था तो आपको इतनी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही थी, इनहिबिटर्स का यूज किया तो मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो गई बच्चों, क्योंकि कोई फायदा नहीं है सबस्ट्रेट को बढ़ाने पे। हेंस द रिएक्शंस मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीजेस इफ इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब देखो बहुत मजेदार, अगर Vmax इनहिबिटर के प्रेजेंस में यहां है तो दिस इज द Vmax, अरे यार ब्लू कलर का है, this is the Vmax in presence of, where is the blue color, yes, so this is the Vmax in presence of inhibitor। तो मैं somewhere अगर Vmax यहाँ है तो Vmax by 2 को यहाँ प्लॉट कर सकती हूँ, right? this I can say is the Vmax by 2 in presence of inhibitor। अब यहाँ पे देखो Km वैल्यू क्या आ रही है, Km वैल्यू इनहिबिटर के प्रेजेंस में सेम। आपको समझ में आया मैंने कैसे ग्राफ प्लॉट किया? देखो ये ब्लू वाली लाइन जो थी वो इनहिबिटर के प्रेजेंस में आपको इतनी वेलोसिटी मिल रही है जो कि ऑब्वियसली ऊपर वाले से कम है। अगर Vmax यहाँ पे कहीं पे है तो Vmax by 2 बच्चों यहाँ होगा कहीं, और अगर Vmax by 2 को अगेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लॉट करोगे तो देखो Km वैल्यू सेम आती है। अब इसे तुम खुद कंक्लूड कर सकते हो, देखो इसे तुम खुद कंक्लूड कर सकते हो, कितना आसान है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में तुमने बोला Km वैल्यू सेम रहती है और वेलोसिटी जो है रिएक्शन की वो डिक्रीज हो जाती है, ये कंक्लूजन है। और बच्चों ये कंक्लूजन तो होगा भी ना। एक बात बताओ, Km वैल्यू सेम रहेगी ना? क्या तुमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को चेंज किया? क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चेंज किया? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि तुम्हें पता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चेंज करने पर आप वापस से मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ चेंज नहीं किया तो Km वैल्यू भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि Km वाज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, Km वैल्यू सेम। रिएक्शन की वेलोसिटी तो घटेगी ही ना, क्योंकि इनहिबिटर्स का यूज किया था और सबस्ट्रेट कितना भी डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि Vmax हमेशा डिक्रीज होता है whenever you are talking about non-competitive inhibitors, but Km value remains same। I hope तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल भी इसका याद रख लेना, जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ non-competitive inhibition, cyanide poisoning। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, ये क्या करता है, साइनाइड क्या करता है? आज तक कोई साइनाइड का
टेस्ट नहीं बता पाया, राइट। तो साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, ये एक एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। दैट एंजाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और ये जो है किसको इनहिबिट करता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो आपके सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, ये उसी को इनहिबिट कर देता है। और अगर ये उसको इनहिबिट कर देगा तो खल्लास। इसीलिए साइनाइड का कोई टेस्ट भी नहीं बता पाया, ठीक है। सो साइनाइड पॉइजनिंग, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइनाइड इज अ वेरी गुड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और ये किसको इनहिबिट करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, ठीक है। तो ये आप एक एग्जांपल याद रख लेंगे फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। अब जो लास्ट बचा हुआ है, जो शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में फीडबैक मैकेनिज्म्स आप पढ़ते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन में फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ते हैं। दैट इज द लास्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। जबरदस्त मजा आता है मुझे ये समझाने में, और तुम्हें भी समझने में देखो मजा आएगा। आखिर हम फीडबैक से क्या समझते हैं? फीडबैक वो होता है जो तुम हमारी देते हो, फीडबैक, है ना। देखो कैसे देते हो तुम हमारी फीडबैक, भैया एक टीचर है, ठीक है। टीचर किसको पढ़ाता है, स्टूडेंट को ही पढ़ाता है, तुम तो नहीं पढ़ाते हमें, गलती से भी मत बोलना। टीचर किसको पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। अब देखो स्टूडेंट हमें फीडबैक देते हैं, ठीक है। अगर वो स्पेशली ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है, ऑनलाइन में भी होता है शायद, टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, अब स्टूडेंट ही हमें फीडबैक दे रहा है। स्टूडेंट अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक देता है तो हम स्टूडेंट को कंटिन्यू करेंगे पढ़ाना, ठीक। अगर स्टूडेंट हमें पॉजिटिव फीडबैक देगा तो हम स्टूडेंट को कंटिन्यूअसली पढ़ाएंगे। अगर स्टूडेंट हमें नेगेटिव फीडबैक देता है तो हम उसे पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट समाप्ति मैम, समाप्ति मैम दोनों केसेस में तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। नो मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पॉजिटिव देते हो कि नेगेटिव, ठीक है, विद दैट एक्सेप्शन। बट जनरली क्या हो रहा है बच्चों, जनरली ये हो रहा है कि एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, और स्टूडेंट्स आर आवर प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं हो तुम हमारे, बट तुम हमारे इनडायरेक्ट प्रोडक्ट हो, तुम हमारे प्रोडक्ट ही हो, राइट। अब हमारा ही प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकता है, और हमारा ही प्रोडक्ट हमें नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है। अगर हमारे प्रोडक्ट ने हमें पॉजिटिव फीडबैक दिया तो वी विल कंटिन्यू टू टीच, अगर हमारे प्रोडक्ट ने हमें नेगेटिव फीडबैक दिया तो वी विल स्टॉप टीचिंग। ये बात समझ में आई। अब देखो फीडबैक इनहिबिशन भी ऐसा ही होता है। सबसे अच्छी बात इसमें पता है क्या है, जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, कि इसमें कोई ग्राफ नहीं है, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ नहीं है इसका। लेकिन अब देखो एग्जाम्पल से बस समझ जाओ। और फीडबैक तुमने बहुत सारी जगह पे पढ़ा भी होगा, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का जो कंट्रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो भी फीडबैक से ही कंट्रोल होता है। लेकिन देखो फीडबैक इनहिबिशन भी एक तरीके की एलोस्टेरिक इनहिबिशन है, जैसे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। और एलोस्टेरिक इनहिबिशन का मतलब क्या है, जो भी चीज होगी वो एक्टिव साइट को छोड़ के अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करेगी। बस एक चीज डिफरेंस, मतलब एक डिफरेंस है फीडबैक इनहिबिशन का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के साथ में। यहाँ पे तुम्हें इनहिबिटर्स बाहर से डालने की जरूरत नहीं है, वहां पे इनहिबिटर्स डाल रहे हो तुम, इनहिबिटर्स बाहर से ऐड कर रहे हो। यहाँ पे इनहिबिटर्स बाहर से ऐड नहीं करोगे। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट एज इनहिबिटर, ये बात याद रखना। देखो स्टूडेंट ने ही तो हमें इनहिबिट किया ना भैया, स्टूडेंट ने ही तो हमें इनहिबिट किया ना, तो तुम हमारे प्रोडक्ट थे। जब मेरा प्रोडक्ट ही मुझे खुद इनहिबिट करेगा तो वो इनहिबिशन होता है फीडबैक इनहिबिशन। एक एग्जांपल देती हूँ, तुमने रिएक्शन पढ़ी होगी ग्लाइकोलाइसिस की, फर्स्ट रिएक्शन होती है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फेट, जो एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है दैट इज हेक्सोकाइनेज, ठीक, पढ़ा है सबने। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमने बोला कि यही ग्लूकोज, या मैंने फॉस्फेट की क्या स्पेलिंग लिखी है, लेट मी राइट इट अगेन, ठीक है, चलो फॉस्फेट। अब देखो प्रोडक्ट खुद इनहिबिट करेगा, कैसे इनहिबिट करेगा, देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हाई कंसंट्रेशन
प्रोडक्ट की हाई कंसंट्रेशन हेक्सोकाइनेज को नेगेटिव फीडबैक देगी और उसको बोलेगी कि भैया अब मुझे मत बनाओ, मैं बहुत ज्यादा बन चुका हूं, स्टॉप मेकिंग मी। तो बच्चों ये इसको फीडबैक मिला, इसको फीडबैक किससे मिला? इसको फीडबैक अपने ही प्रोडक्ट से मिला। जब अपना ही प्रोडक्ट लंका भेदी, ठीक है, जब अपना ही प्रोडक्ट आपको फीडबैक देने लग जाए नेगेटिव, आपको बाहर से इनहिबिटर्स डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ने अपने सबस्ट्रेट पे एक्ट किया और एक प्रोडक्ट बनाया, जिस प्रोडक्ट ने खुद उस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। इट्स एन एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन व्हिच इज डायरेक्टली नॉट गिवन इन द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बट बोथ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव को आप अच्छे से पढ़िएगा। केम वैल्यू, वी मैक्स वाली वैल्यू along with the graph बहुत अच्छे से पढ़ना। I hope you all enjoyed this lecture and I enjoyed it a lot. After a long time I taught biomolecules and I'm sure everything went straight into your head and not out of your head. So yeah, that's all for today's lecture. We are going to meet very soon with a new Vardhan in the Vardhan series. Till then everyone, take care, keep working hard, stay happy, stay blessed, and bye bye.